WHO ने एक अलर्ट जारी किया है। भारत की एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जिसने कुछ एक्सपोर्ट्स किया था कफ सिरप को जाम्बिया अफ्रीका में, और जिसके चलते जाम्बिया में जो है 66 से अधिक डेथ हुई है। भारत के जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनको WHO ने सूचना दी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए जो है एक इन्वेस्टिगेशन जो है जांच बैठाई है। क्या है पूरा मामला, इसमें हम समझेंगे और किस तरीके से भारत की फार्मा जो इंडस्ट्री है उसको ये इम्पैक्ट कर सकता है निगेटिवली, उसको भी देखने की आवश्यकता है। ये जो हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल हैं भारत के, उन्होंने फ़ौरन ही जब गाम्बिया की जो कफ सिरप से रिलेटेड डेथ हुई है और उसमें भारत की जो कंपनी के बारे में चर्चा आई है, तुरंत उन्होंने एक्शन लिया है और फिर उन्होंने जांच का जो है आदेश दे दिया है। इसके विषय में हम लोग जो है डिस्कस करने चल रहे हैं आज के टॉपिक में। पहले हम देखते हैं गाम्बिया की लोकेशन क्या है। तो गाम्बिया अगर हम देखें तो सेंट्रल अफ्रीकन एक कंट्री है, और इस सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री में जो इसका शेप है वो स्नैक शेप्ड है। अभी आपको हम उसको अलग करके दिखा देते हैं। और बैंजुल जो है इसकी राजधानी है, ये है जाम्बिया, और इसका सेनेगल इसके नॉर्थ में है, और ये इस तरीके से इसका शेप है। और गाम्बिया यहाँ से नदी बहती है। ये सेंट्रल अफ्रीका का ये पूरा एरिया जो है ये गाम्बिया का है। WHO है उसने ये इशू जारी किया है। क्या किया है कि एक मेडिकल प्रोडक्ट के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें 4 कफ एंड कोल्ड सिरप जो है मेड बाय मेडन फार्मास्यूटिकल्स इन इंडिया, उसके लिए ये अलर्ट जारी किया गया, जिसके पीने के चलते 66 से अधिक बच्चे जो हैं गाम्बिया में जो है वो डेथ कर गए हैं, और इसकी सूचना दी और इसके लिए वार्निंग उन्होंने जारी करी है। कहा है कि ग्लोबल हेल्थ बॉडी जो है यानी WHO इसमें कंडक्ट कर रही है फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और कंपनी और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ वो निरंतर संपर्क में है, उनसे बातचीत कर रही है। प्रोडक्ट जो है जो कफ सिरप है उसमें कुछ ऐसे अनएक्सेप्टेबल अमाउंट मिले हैं जो डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल के कंटामिनेशन इसके अंदर मिले हैं, और ये हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है, क्योंकि जो कफ सिरप होते हैं उनको बनाने में अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है नॉर्मली, या जो भी इस तरीके की मेडिसिन बनती हैं जनरली जो है उनमें अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, और ये अल्कोहल जो है वो मेडिसिन फॉर्मुलेशन में यूज़ होता है। और जो अल्कोहल होता है जब किसी हम कफ सिरप में या टैबलेट में यूज़ करते हैं तो उसकी जो डिज़ॉल्व एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी जो दवाओं में इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं उनको डिज़ॉल्व करने की कैपेसिटी किसमें होती है, अल्कोहल में होती है। इसलिए ये अल्कोहल जो है सब्सटेंसेस जो है मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये डाई एथाइल ग्लाइकोल DEG जो है ये कलरलेस होता है, वर्चुअली इसमें कोई सुगंध या खुशबू नहीं होती है, लिक्विड होता है, और स्वाद में इसका जो टेस्ट होता है वो मीठा सा होता है, और इसको एंटी फ्रीज सोल्यूशन के तौर पर यूज़ किया जाता है। वन ऑफ द बेस्ट सॉल्वेंट माना जाता है इस तरीके के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, लेकिन इसका बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट हेल्थ के ऊपर होता है। जब हम डाई एथिलीन ग्लाइकोल की बात करते हैं DEG की, तो इसकी वजह से सीवियर सिस्टमेटिक न्यूरोलॉजिक जो है कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं, यानी हमारा तंत्रिका तंत्र जो है नर्वस सिस्टम जो है वो अफेक्टेड होता है, जिसके चलते कोमा हो सकता है, सीजर्स हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, और हेपेटोरेनल फेल्योर तक हो सकता है। तो ये सारे इसके मेजर इम्पैक्ट हैं, और इन्हीं के चलते किसी एक कारण के ये डेथ संभवतः हुई होंगी। एथिलीन ग्लाइकोल जो है अगर इसकी बात की जाए तो ये भी एक टॉक्सिक कंपाउंड है, और जब ये बॉडी में ब्रेक करता है तो ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो CNS है उसको अफेक्ट करता है, हार्ट को हमारे अफेक्ट करता है, किडनीज का फेल्योर होता है, जिसके चलते जब ये हमारे बॉडी में ज़्यादा इंजेक्ट कर दिया जाता है तो जिसके चलते डेथ हो जाती है। और ये कंपाउंड जो है इंडियन कंपनी जो हमारी मेडन फार्मास्यूटिकल्स है उसके सिरप में मिले हैं, जिसके चलते लगभग 23 सैंपल थे, जिनमें से 4 सैंपल्स में इस तरीके के जो है इंग्रेडिएंट्स मिले हैं, जिनके चलते ये डेथ हुई है। हालांकि इसका सब्स्टिट्यूट एक होता है डेक्स्ट्रोमेथामॉर्फोन DXMS, ये जो है एक कॉमन इंग्रेडिएंट है, और जितने भी अच्छे जो कफ सिरप्स आते हैं या कोल्ड की मेडिसिन जो होती हैं, रेमेडीज होती हैं, उनमें इसी डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन का ही इस्तेमाल किया जाता है, और ये सेफ होते हैं, वर्क बढ़िया करते हैं, और इनके यूज़ करने से किसी प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स जो है बॉडी में इफेक्ट नहीं होती। इनके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो बहुत कम हैं या रेयर हैं।
WHO ने इसी के रिगार्डिंग 19 सितंबर को भारत में जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI हैं उनसे संपर्क किया और उनको बताया चूंकि विषय की गंभीरता को देखते हुए WHO ने जिस तरीके से सूचना दी, फौरन DCGI ने जो कंसर्न स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको उन्होंने कांटेक्ट किया और चूंकि ये मैडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो है सोनीपत हरियाणा में है, फौरन उन्होंने स्टेट ड्रग कंट्रोलर हरियाणा को कांटेक्ट में लेकर के इसका इन्वेस्टिगेशन जारी कर दिया है। और कंपनी ने ये बात मानी है, जो अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं उन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कंपनी ने माना है कि उसने इस तरीके के प्रोडक्ट जो हैं गाम्बिया को सेल किए हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये उठ के आता है कि जब भी कोई एक देश किसी दूसरे देश से कुछ एक्सपोर्ट करता है या इंपोर्ट करता है तो वहाँ पर क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, और जब गाम्बिया ने वहाँ इंपोर्ट किया होगा इन मेडिसिन को भारत की इस मैडन फार्मास्यूटिकल से, तो उनके क्वालिटी पैरामीटर्स जो थे उस पर उन्होंने उसको खराब पाया होगा, उसके बाद ही ये ऑर्डर दिया गया होगा। तो ये कहां पर मिस्टेक हुई है, ये एक जांच का विषय है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन जो है लॉन्च कर दिया गया है। अगर देखें तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने WHO को विद इन हाफ एन आवर जो है जैसी उसे इन्फॉर्मेशन मिली उसने फौरन इशू को टेकअप किया और जो स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी थी उसके साथ इस विषय की चर्चा करके जांच जो है उन्होंने फौरन आरंभ कर दी। और कंपनी ने चूंकि गाम्बिया को किया है और कंपनी ने इसको एक्सेप्ट भी किया है कि उसने गाम्बिया को उसको प्रोडक्ट को भेजे हैं, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि किस प्रकार गाम्बिया की जो इम्पोर्ट एजेंसीज थी और वहाँ की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ थी उन्होंने क्यों इसको अलाउ किया। एक प्रश्न और भी है कि अगर हम देखें ये जो इम्पैक्ट हुआ है अफ्रीका भारत के लिए फार्मास्यूटिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक्सपोर्ट का जो है एक वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है। लगभग भारत का 20% जो है फार्मा एक्सपोर्ट जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ को जाता है। नाइजीरिया में भारत का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है। अगर हम भारत के लो कॉस्ट प्रोडक्शन और रिसर्च एंड जो हमारी टीम है उसकी इफ़िशियंसी जो है फार्मास्यूटिकल्स में है वो भारत को एक कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्टर बनाती है। और भारत का 2022 के फाइनेंशियल ईयर में अगर देखा जाए तो ये 24 से $0.60 बिलियन का एक्सपोर्ट रहा है। तो अगर इतना बड़ा भारत का मार्केट है और ये अगर इस मार्केट को इम्पैक्ट होगा तो ये भारत के एक्सपोर्ट के लिए, भारत की ग्रोथ के लिए और भारत की 5 ट्रिलियन इकनॉमी बनने की दिशा में ये एक झटका साबित हो सकता है। और जिसके चलते ही DCGI ने तुरंत जो है एक्शन लिया है। ये द हिंदू में ही अभी कुछ ही दिनों पहले जुलाई में ये आर्टिकल आया था जिसमें ये बात थी कि USA, UK, यूरोप और वेरियस अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं वो भारत के एक्सपोर्ट के यानी फार्मास्यूटिकल्स के मेन डेस्टिनेशन है। और 50% ऑफ ग्लोबल डिमांड फॉर वेरियस वैक्सीन, 40% जेनरिक डिमांड इन US एंड 25% ऑफ ऑल मेडिसिन इन द UK वो भारत से ही जाती हैं। ग्लोबली अगर भारत की रैंक देखें तो भारत जो है 3rd रैंक करता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन बाई वॉल्यूम। अगर उत्पादन देखा जाए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन का तो उसमें भारत की रैंकिंग जो है 3rd आती है। और इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन देखा जाए तो भारत की वैल्यू जो है वो रैंक जो है 14th आती है। तो ये सारे जो पॉइंट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और अगर एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ से एक और मेजर इम्पैक्ट है कि भारत का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो भारत की GDP में 2% का कंट्रीब्यूट करता है और 8% भारत का जो एक्सपोर्ट है उसमें जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो वस्तुओं का भारत निर्यात करता है उसमें 8% जो है कंट्रीब्यूट करता है फार्मास्यूटिकल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट भारत के लिए सेगमेंट है और भारत ने फौरन ही इसमें इन्वेस्टिगेशन की दिशा में जो कदम लिए हैं और शीघ्र ही इसमें जांच करके स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट किया जाना चाहिए क्योंकि ये भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच।